कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है। ये बताता है 23 और 24 दोनों में पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट के आकांक्षियों की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में सब विषय समाप्त हो जाएगा। बूथ बूथ पर कमल का फूल खिले, इसके लिए हमें प्रयास करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजस्थान में राज करने के लिए रिवाज बदलने की तैयारी इस वक्त चल रही है। मरुधरा के सियासी रण में शह और मात का खेल लगातार जारी है। कांग्रेस दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए कई जतन कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश में परिवर्तन के लिए अपने प्लान को ही पूरी तरीके से बदल दिया है। बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची कुछ दिन पहले ही जारी की, लेकिन दूसरी लिस्ट के लिए खासा माथापच्ची अभी भी वहां खेमे में चल रही है। दूसरी लिस्ट में किसको मिलेगा टिकट, किसका कटेगा टिकट, इस पर महामंथन लगातार अंदर खाने जारी है। आज दिल्ली में कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट पर विचार करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के नेता भी शामिल रहे और माना जा रहा है कि अब जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन क्या इस लिस्ट में होगा ट्विस्ट? क्या बीजेपी सरप्राइज करने वाली है? क्योंकि माना यही जा रहा है कि बीजेपी ने गेम प्लान चेंज कर दिया है। क्या है वो बदलती रणनीति जिससे बीजेपी राजस्थान में राज करने का सपना देख रही है? आज इसी मुद्दे पर प्योर पॉलिटिक्स में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर से हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन राजस्थान का रण पूरी तरीके से तैयार है और चलिए अदिति का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की राजस्थान में अब क्या रणनीति है, कैसे पूरे रणनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी नई चीज के साथ आना पड़ेगा इस रण में। अभी की क्या रणनीति है उसको समझने के लिए पुरानी रणनीति पर समझना होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान से 25 सीटें आती हैं और पूरी की पूरी 25 सीटें एक बार दोबारा लानी है। ऐसे में 2023 जो सबसे पहले अमित शाह की भरतपुर में बैठक हुई थी, वहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो सेमीफाइनल है या प्री बोर्ड्स हैं, ये आप लोग जिता के लाएंगे तो हम 2024 की 25 सीटें ले पाएंगे। तो उसी के तहत तैयारी ये थी कि इस बार नए तेवर नए कलेवर के साथ जाएंगे, और जब तेवर और कलेवर बदलते हैं इसका मतलब ये है कि हम नए चेहरे, नए प्रत्याशी और सब कुछ नया करने वाले हैं। ऐसे में ये तय किया गया था कि इस बार धमाकेदार एंट्री की जाएगी। जो पहली लिस्ट में नजर आई, पहली राजस्थान भाजपा की सूची में 41 नाम आए, जिसका रह रहकर जिक्र उठता है। वो 41 नाम, भले ही जो 41 सीटें थी वो कांग्रेस के लिए अच्छी सीटें थी, भाजपा के लिए कमज़ोर सीटें थी, लेकिन हुआ यूं कि उसमें 10 बागियों को चुनाव लड़ाया, उसमें 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया, उसमें एक IAS अफसर को चुनाव लड़ाया। अब वो 7 सांसद जो दिल्ली से पैराशूट होके भेजे गए, भले ही वो सांसद राजस्थान के थे, लेकिन उनको जब भेजा गया तो कहीं ना कहीं आलाकमान को ये लगा कि बगावत नहीं होगी, और लिस्ट आ चुकी है तो बगावत नहीं होगी। लेकिन हुआ ऐसा कि बगावत हर सीट पर हुई। केवल 2 सांसद ऐसे थे, किरोड़ी लाल मीणा और एक नरेंद्र खीचड़, जिनके अलावा बाकी 5 सांसदों को ज़बरदस्ती आप ये कह सकते हैं कि सरप्राइज की तरह उतारा गया। और जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स थे, उन्होंने बगावत का मोर्चा खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ऐसा तो होता है, 48 घंटे में सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ज़्यादातर जो बागी लोग थे, जो भाजपा के कैंडिडेट उम्मीदवार थे, वो अब निर्दलीय के तौर पर खड़े हो गए। यहाँ पर हुई स्ट्रैटेजी में बदलाव। लेकिन एक और बात है, RSS जब ये 41 सीट्स आई तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है RSS, वो भी नाराज हुई कि इन 41 सीटों पे हमसे नहीं पूछा गया। भानु प्रताप से लेकर तमाम और नाम हैं, मधु उनका नाम है, तमाम ऐसे नाम हैं जिनके लिए कहा गया था कि वो लड़ाना चाहते थे, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया। दिल्ली ने उनको भी बैलेंस किया। RSS के इंटरनल सर्वे के लिहाज से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी केवल 82 सीट ही जीत पा रही है। 200 विधानसभा सीट वाली 82 सीट्स, यानी कि
बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है चुनाव जीतने के लिए। इसके बाद फिर रणनीति बदली। यानी अगर आप मुझसे पूछे कि रणनीति में बदलाव, तो दो कारण है, बगावत और आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट। और फिर रणनीति क्या बदली कि थोड़ा सॉफ्ट होना होगा, ज्यादातर विधायकों की टिकट नहीं काटी जाएगी। आला कमान ने बैठक में ये कहा कि अगर जरूरत नहीं है तो न मत काटिए, अगर पब्लिक ओपिनियन बहुत नेगेटिव है तो ही काटिए, वरना टिकट मत काटिए। ऐसे में लबोलुबाब ये है कि जो लगभग 70 सिटिंग एमएलएज में से 60 को एज इट इज टिकट दी जा रही है। करीबन 10 से 12 हैं जिनको होल्ड किया गया है, जिन पर एक बार फिर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की जा रही है। तो ये है रणनीति में बदलाव। लेकिन जो बगावत की तस्वीरें बीजेपी के अंदर खाने में हमने देखी अदिति, हमने देखा कि जब एमपीज को माफ़ कीजिएगा उतारा गया तो भी अंदर खाने में काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर रंजिशें थी। वो कहीं ना कहीं दुखी थे इस बात से, क्योंकि काम वो लगातार 5 साल करते रहे, भले विपक्ष में बैठे रहे लेकिन काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो रिवाज फॉलो होता रहा है राजस्थान में अगला नंबर उनका हो सकता है। ऐसे में क्या सिर्फ इस आशंका से बीजेपी अपने पूरे गेम प्लान को या पूरी स्ट्रैटेजी को बदल देगी? देखिए, बीजेपी ऐसा नहीं मान रही कि हमने गेम प्लान बदला, लेकिन बैठक के अंदर चर्चा हुई कि अगर जरूरत नहीं है तो मत बदलिए, क्योंकि ये बात सच है कि ना कांग्रेस राजस्थान में ना बीजेपी राजस्थान में किसी भी तरह की बगावत झेलने के अभी फिलहाल मोड में है, क्योंकि दोनों टक्कर पर है। जिस भी पार्टी में ज्यादा बगावत, मैं कई बार कह चुकी हूँ, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, ये चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लहर का चुनाव नहीं है, ये चेहरों का चुनाव है। जितने बेहतर चेहरे उतने अच्छे आंकड़े जीत के। तो ऐसे में अगर आप चेहरे तो बेहतर उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जहां पर हम नहीं जीत पाते वहां पर हमने अपने सबसे दमदार चेहरों को उतारा। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताऊंगी मैं शिखा। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं, उनको उतारा गया तिजारा से। तिजारा में यादव भी बहुत है और तिजारा में मेव भी बहुत है। वहां पे पहले मामन यादव का, पहली चुनाव समिति की बैठक में मामन यादव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनको लड़ाने का मामला तय हो चुका था, लेकिन आखिरी में बाबा बालकनाथ को उतारा गया। मामन यादव चुनाव में नहीं बैठे, वो बीजेपी की बात से नाराज हुए और आज की तारीख में उनको चंदा भी इकट्ठा हो गया। और अगर जो सूत्रों की बात या आसपास की बात माने तो उन पे इतनी सिंपैथी तिजारा के लोगों की आ गई कि 3 करोड़ लगभग चंदा इकट्ठा हो गया। अब ये सच है या नहीं है हम इसकी गारंटी नहीं देते, लेकिन माना जा रहा है कि मामन यादव अब बीजेपी से बगावत करके बीजेपी के कैंडिडेट बाबा बालकनाथ के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ एक सीट की बात कर रही हूँ। ऐसा ही आपको देवजी पटेल सांसद को उतारा है सांचौर, वहां पर दिख रहा है। उन्हीं के खुद के दानाराम जीवाराम उनके खिलाफ हैं। ठीक ऐसा ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सीट पर माना जा रहा है भाजपा के ही विरोधी उनके सामने चुनाव में है। ऐसे करते करते लगभग सभी विधानसभाओं में भागीरथ चौधरी किशनगढ़, उनके सामने भी बीजेपी के लोगों की नाराजगी है। तो हर जगह ये नाराजगी, और अगर इतने बड़े चेहरे अगर अपोज हो रहे हैं, नाराजगी हो रही है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों स्टेप बैक किया, क्यों अपनी रणनीति में बदलाव। लेकिन आदित्य, इस पे बात ये भी है ना कि ग्राउंड लेवल पर जो मजबूती है वो दिखानी पड़ेगी बीजेपी को। लेकिन हमने देखा है अमूमन कि अगर जेपी नड्डा कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करे या फिर अगर अमित शाह की तरफ से स्ट्रैटेजी चुनाव को लेकर के बनाई जाए तो फिर वो अपने बात पर हमेशा अडिग रहते हैं। लेकिन क्या राजस्थान के मामले में जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, क्या उनको फीडबैक दिया गया है इन तमाम प्रत्याशियों को लेकर के जिसके बाद ये रणनीति बदली जा रही है? शिखा, सबसे पहली रणनीति शिवराज सिंह चौहान तो मान लीजिए सीएम हैं, उनको एक बार के लिए अलग भी कर देते हैं। रमन सिंह और वसुंधरा राजे को साइडलाइन कह सकते हैं, या इस बार नए चेहरों के साथ जाना था। चेहरा हमेशा नरेंद्र मोदी होते थे, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और सामूहिक चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में आपको तोमर जी भी मिलेंगे, प्रहलाद पटेल जी भी दिखेंगे, ऐसे कई चेहरे दिखेंगे। राजस्थान में आपको राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, ऐसे तमाम चेहरे दिखेंगे। यानी नेतृत्व नरेंद्र मोदी का और चेहरे सामूहिक। तो रणनीति में तो बदलाव ऐसे ही कर दिया। पहले तो ये माना जा रहा था कि शायद रमन सिंह जी को, सर्वे में यही आया कि रमन सिंह को और वसुंधरा राजे को चुनाव में ही नहीं उतारा जाएगा, लेकिन शायद बगावत की डर से या कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतने आंकड़े नज़र नहीं आ रहे, उस वजह से उनको वापस चुनाव में
उतारा भी गया और उनको सारी चीज़ों में साथ भी रखा गया। तो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बात करें और आज की भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जो फैसले लेते हैं वो अडिग है, लेकिन समझदारी भी शायद इसी में है। चाणक्य उन्हीं को कहा जाता है जो परिस्थिति देखकर, समय काल परिस्थिति देखकर अपनी रणनीति बदल दें। मध्य प्रदेश में पहली सूची जारी हुई, बगावत हुई। उसके बाद दूसरी सूची में सब शांत था, पुराने विधायक थे, पुराने चेहरे थे और बल्कि सभी गुटों के चेहरों को लिया गया। छत्तीसगढ़ में सांसदों को उतारा गया और बाद में सभी सिटिंग एमएलएज और पूर्व मंत्रियों को लिया गया। और राजस्थान में पहली 41 की सूची ऐसी थी, लेकिन अब जो आज की बैठक, आज जो सीईसी हो रही है, उसके बाद जो बैठक आएगी सब शांति। वापस से भाजपा के कार्यकर्ताओं, विधायकों को बताया जाएगा कि अरे सब ठीक है, हम सब साथ हैं, हमें एक साथ चुनाव में उतरना है। तो माहौल को, तो समय काल परिस्थिति को देखते हुए रणनीति बदलना ही चाणक्य राजनीति के कहे जाते हैं। कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि रिवाज बदला जाएगा राजस्थान में। इस बार फिर से अशोक गहलोत ने कहा सरकार हम ही बनाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत और पायलट गुट को भी लेकर के अशोक गहलोत ने ये बात क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही गुट अब बिल्कुल साथ साथ हैं, जो भी विधायक उनके साथ टूट करके गए थे वो भी अब गहलोत के साथ है। तो क्या लग रहा है कि अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी नई रणनीति पे काम कर रही है, यानी सामने वाले को तोड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा। कभी आपने वो खेल देखा है तार पे चलने वाला, जब आप तार पे बैलेंस बना के चलते हैं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों के ये हाल है कि वो सब तार पे चल रहे हैं। वो एक जरा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ और खेल खराब। तो अशोक गहलोत के साथ भी यही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही है। दोनों एज पर है, 50-50 है। यही वजह है कि एक तरफ तो सब कुछ सामान्य कांग्रेस में भी नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें कि पहली सूची जिसका इंतजार था कांग्रेस का, जो सितंबर में अनाउंस होने वाली थी, वो आज होने वाली है। आज शाम को ये पहली सूची अनाउंस की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 50, लगभग 50 के आसपास की सूची होगी और इसमें ज़्यादातर विधायक होंगे, सिटिंग एमएलएस को रिपीट किया जा रहा है। लेकिन ये बात जब आई कि 106 नामों पे अप्रूवल हो गया, लेकिन 2 दिन लिस्ट को रोका गया, क्या सब कुछ ठीक है? क्या अशोक गहलोत वर्सेस आलाकमान वापस हो गया? क्या सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हुआ? तो अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सामान्य भी बता दिया और ये भी कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक भी है और कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन पहली सूची आज जारी हो रही है और जो दिक्कतें, जो परेशानियां, सिटिंग एमएलएस की टिकट काटना, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम मुद्दे, संगठन में आपसी मतभेद जो कांग्रेस में है, वही सब कुछ भारतीय जनता पार्टी लगभग कांग्रेस की सूची में अदिति 100 लोगों के नाम का ऐलान हो रहा था, लेकिन अभी अभी जो खबर आपने दी और आपने कहा कि 80 से 90 जो वो सूची में लोगों का नाम होगा, तो आखिर ये जो 20 और या 22 की कटौती इस वक्त कर रही है कांग्रेस, उसकी कोई वजह है? अगर 2 वजह समझ सकते हैं। पहला, 106 नामों को अप्रूवल मिला, केवल 3 नामों की वजह से सूची को रोका गया। अब आज सूची जारी हो रही है। अब इसकी वजह यह है कि क्या वो 3 नामों की वजह से, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये रणनीति चाहती है कि 50 नाम कर दें तो ये सवाल भी नहीं उठेंगे कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि जितनी सूची में देरी आएगी उतने ये सवाल उठेंगे कि आला कमान और अशोक गहलोत के बीच में या फिर दिल्ली या प्रदेश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए एक बार सूची जारी करना ज़रूरी है। और अभी भी कई नामों पर प्रदेश और दिल्ली के विचार अलग अलग हैं, तो शायद उसकी वजह से केवल 50 ही सीटें कर रहे हैं, 50 ही नाम। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने भले ही पहल कर दी और आज भी जो चर्चा होगी उसमें विधायकों की, अगर आज या कल में लिस्ट आती है, 24 तक लिस्ट आती है, तो विधायकों की आएगी। अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की सूची का इंतजार कर रहे हैं कि पहले वो लेकर आए, उसके हिसाब से हम रणनीति बनाएं, फिर वो लिस्ट आए तो उसके हिसाब से हम रणनीति बनाएं। पहल तो कर दी जिससे कॉन्फिडेंस नजर आए। तो यही वजह है कि फिलहाल अभी सिर्फ 50। लेकिन अगर कांग्रेस सिर्फ बीजेपी को फॉलो अप करती है अदिति, जैसा कि हमने एमपी में देखा, एमपीज उतारे गए भाजपा की तरफ से, तो फिर कांग्रेस ने भी वही किया। क्या यही फंडा, क्या यही स्ट्रैटेजी राजस्थान में कांग्रेस को काम आ पाएगी? देखिए, शायद राजस्थान में ताराचंद बघोरा एक्स एमपी हैं, उनके अलावा कोई ज्यादा सांसदों को नहीं उतारा जा रहा। ऐसा नहीं, क्योंकि कांग्रेस के सामने चुनौती ये है, वो सरकार में है और किसी भी पार्टी के साथ, और खास तौर पर जब वो सरकार में हो, अपने एग्जिस्टिंग एमएलएस को बाहर करना आसान नहीं है। यही वजह है कि जब 71 एमएलएस तो आ ही रहे हैं, बचे कुछ 30, तो अब ये देखना है कि आप अपने दिग्गज चेहरों को उन सीटों पे उतारें जो भाजपा की रणनीति थी, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है।
फिलहाल ये सब अभी चर्चाओं में बाकी है। जो एक सीईसी है 22 तारीख को एक स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की और है, 23 को उसकी सीईसी की बैठक है। उसमें उन विवादित चेहरों, विवादित सीटों या जो डी कैटेगरी की सीटें हैं उन पर चर्चा होगी कि कौन आप बड़े चेहरों को उतारे, तमाम चीज़ें करें। लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई है राजस्थान में जो लड़ी जाती है वो जैसे बीजेपी के लिए कार्डर बेस पार्टी कही जाती है, कांग्रेस एक चेहरे वाली पार्टी है, चेहरे पर वोट पड़ता है उनको। जी अदिति, और चूंकि राजस्थान के रण में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, भाजपा की तरफ से एक स्ट्रैटेजी, कांग्रेस की तरफ से एक स्ट्रैटेजी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सबसे पहली बात कि जो वहाँ के सिटिंग एमएलएज हैं उनमें नाराजगी ना हो, जो युवा हैं वो भी टारगेट पर रहे, और महिलाएं जिन पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जोर रहा है, वोट बैंक के लिए भी रहा है, और कैसे महिलाएं सशक्त हो इस पर भी ध्यान केंद्र सरकार का रहा। तो क्या इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती नजर आएगी? युवा, महिला, किसान और जाट वोट बैंक, इन चारों वर्ग पे भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस है, तो अशोक गहलोत का भी फोकस है। इन चारों वर्गों में योजना के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की भी आपको योजनाएं दिख जाएंगी, तो आपको अशोक गहलोत की भी योजना दिख जाएंगी। तो ये 4 वर्ग हैं जो नैया पार लगाएंगे 23 की भी और 24 की 25 सीटों की भी। तो ऐसे में महिला सेंट्रिक बातें, और महिला तो भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर कर ही लिया है, लेकिन अशोक गहलोत की योजना में भी फोन बांटना और तमाम चीज़ें, सैनिटरी पैड्स की बात करना अशोक गहलोत ने भी किया है। तो महिला हो, किसान हो और जाट वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि जगदीप धनखड़, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है इसलिए ये कहा जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक्टिव हैं। जाट नेताओं को जोड़ा जा रहा है पार्टी में, कांग्रेस से लाकर भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है। तो एक बार फिर महिला, युवा इसलिए, और राजस्थान में आप चौंक जाएंगे कि इस बार लगभग 20 लाख के आसपास महिला वोटर जोड़े गए हैं नए। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो महिला, युवा, किसानों को तो चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, वो वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनसे जोड़ा जा रहा है, और साथ में जाट वोट बैंक पे सभी की नजर है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस है उनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद गोविंद सिंह डोटासरा जाट कम्युनिटी से आते हैं। जी चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए राजस्थान में नई रणनीति इस वक्त बनाई जा रही है, भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से कमर इस वक्त कसा जा रहा है, और चूंकि चुनाव में वक्त बहुत कम बच गया है, ऐसे में रणनीति बीजेपी और कांग्रेस दोनों बना रही है। देखना दिलचस्प होगा